तो टॉपिक रहेगा आज देहरादून डिस्ट्रिक्ट है ना। एक तो अगर उत्तराखंड का मैप देखते हैं तो हम हर बार क्या बना रहे हैं, एक आयत बना रहे हैं ना भाई। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो आयताकार है, इसलिए हम आयत बना कर ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आयत में अभी तक हमने कहा था कि भाई देखो 4 दिशा होती है, एक पूरब है और एक पश्चिम है, एक उत्तर है और एक दक्षिण है। यानी कि इस आयत को हमने क्या कर दिया, 4 दिशाओं में अंकित करते हैं तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चलेगा। तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। इससे पहले हमारा हमने कहा था उत्तर है, तो उत्तर में कौन है, उत्तरकाशी है ना। और उत्तर में उत्तरकाशी है, पूरब है तो पूरब में पिथौरागढ़ है, ठीक है ना। दक्षिण में कौन है, यूएस नगर है, उधम सिंह नगर। और जो आपका पश्चिम है ये कौन है, आपका देहरादून है। हरिद्वार नीचे ऐसे कुछ करके लटका हुआ है। बीच में कौन है, चमोली। इधर कौन है, चंपावत। इधर कौन है, पौड़ी और नैनीताल। इधर कौन है, पौड़ी और नैनीताल। इससे पहले हमारा उत्तरकाशी चलाना है। तो देखो उत्तरकाशी में हमने देखा था कि इधर कौन है, यहाँ से यहाँ तक लगा था तिब्बत, मतलब चीन लगाना। इधर लगा है तिब्बत और इधर कौन लगा है, हिमाचल। लेकिन हिमाचल की सीमा क्या है कि ऊपर कौन है, आपका हिमाचल है और नीचे कौन है आपका, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये कौन है आपका, यूपी, ठीक है ना। अब देहरादून जो है वो यहाँ दिख रहा ना, या आप इस कोने को ऐसे देख लें कि अगर मैं त्रिभुज क्या बना रहे थे, हम ऐसे ही तो बना रहे थे ना। देखना ये कोना ऐसे है और ऐसे करूँगा, थोड़ा सा इसमें हल्का सा और कट दे दूँ तो ऐसा ही हो जाएगा ना। जैसा आपकी बुक में एक मैप दिख रहा होगा देहरादून का, देख लो भाई। जो देहरादून का मैप आप लोगों को दिखाया गया है वो कुछ इस तरह का दिखाया गया है कि यहाँ से इसमें एक हल्का सा किनारा ऐसे करके दिखाया गया है और इसके बाद ऐसे करके हल्का हल्का चल के ऐसा मैप है ना, हल्का सा देहरादून। देखो आकृति का मतलब ये हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देहरादून नाम है, क्या है, देहरादून है। आप इसमें 2 फैक्टर पढ़ सकते हैं याद रखने के लिए भाई। एक तो हमारा क्या है, सबसे पहले देहरादून है तो देहरा शब्द कैसे आया, डेरा डालने के कारण। ये आप लोगों ने पढ़ा अभी कि देहरादून का जो नाम आया वो गुरु राम राय के डेरा डालने के कारण हुआ ना। तो किसके, राम राय के डेरा डालने के कारण हुआ। ये सिख गुरु थे, सिखों के गुरु थे जिनके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, डेरा डालने के कारण। इसका बाद में क्या हुआ, बदलाव हुआ और बदलाव होने के बाद इसे देहरादून कहा गया। नहीं तो पहले क्या था, डेरा दून था। दून का मतलब होता है संरचनात्मक घाटियाँ, यानी कि पहाड़ों में हमारे यहाँ जो घाटी नगर है उन्हें हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं ना, घाटियों को। तो संरचनात्मक घाटियों को हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं, सैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि जो हमारा दून है, दून क्या है, संरचनात्मक घाटी है। अब ये सबसे पता लग गया कि जो देहरादून है वो घाटी नगर है, पहली कंडीशन। दूसरा है देहरा है, तो देहरा का ये डेरा शब्द था, डेरा का क्या है, अभ्रंश रूप है, जिसके कारण इसे क्या बनाएगा, देहरादून बनाएगा। तो देखो डेरा और दून यानी कि देहरादून। तो देहरादून तो नाम ऐसे है। अभी हम दूसरा ये कह रहे हैं कि जो आप लोगों का आकृति वो कुछ ऐसी है। इस आकृति को हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ आप लोगों से अगर ये पूछा जाता है, सबसे पहले किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक संरचना चलती है ना। तो भौगोलिक संरचना चलेगी तो भौगोलिक संरचना में उसका आकार कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या, उससे लगे हुए जो जनपद हैं राज्य में या स्टेट हैं, अदर स्टेट कौन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ से यहाँ तक पता है कि देखो आधा यहाँ जो बीच में ये कोना दिखाया गया, ये कोना दिखाने का मतलब ये है कि अभी तक यमुना नदी पढ़ रहे थे ना आप लोग, कहाँ से, उत्तरकाशी से। अब यमुना नदी उत्तरकाशी से निकल के आई थी और निकलने के बाद यहाँ हमने दिखाया था कि कालसी में आकर किससे मिलती थी, टोंस नदी से, ठीक है ना। अब टोंसी में कालसी में टोंस नदी से मिलती है। अभी ये क्या हो गया था, देहरादून। ये क्षेत्र कौन सा कहलाता है, जोनसार बाबर क्षेत्र, ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं देहरादून का ऊपर वाला जो हिस्सा है ये क्या है, आपका जोनसार बाबर क्षेत्र है। और यहाँ एक नदी दिखाई गई है जिसका नाम क्या है, यमुना है। और यमुना में नदी कौन सी मिलती है, टोंस मिलती है। टोंस के बाद फिर जाएंगे तो यहाँ कौन है, एक और रिखनाड़ है लाखा मंडल में। देखो इसमें एक और दिखाई गई रिखनाड़ लाखा मंडल में यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और ये जो क्षेत्र हम दिखा रहे हैं ये राज्य से बाहर हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को एक क्षेत्र बताया था, नाम क्या था, आप पैसे आ रहे हो, देखो नदी ढलगी ना, नदी ढलगी तो क्या है, ढालीपुर है। आप पैसे आ रहे हो, नदी ढलगी तो क्या हो गया, ढालीपुर हो गया। हालांकि यहाँ ढालीपुर जो है यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम क्या है, आसन है। और इस नदी पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम है आसन बैराज।
यानी कि अगर हम यहाँ से ही पूछते हैं, देखो भौगोलिक संरचना के अकॉर्डिंग सबसे पहले ये वाली कंडीशन हुई इस नदी की, किसकी? यमुना की। अब यमुना नदी उत्तरकाशी से आती है, देहरादून में एंटर किया, देहरादून के बाद ये बाहर होगी। इससे ऊपर वाला हिस्सा किसका है? हिमाचल का है। और इससे नीचे वाला हिस्सा किसका है? यूपी का है। लेकिन अगर ये कहते हैं देहरादून के पड़ोसी जिलों, पड़ोसी राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, तो एक और आ जाएगा हरियाणा। क्योंकि यहाँ पर जब ये नदी अलग कर रही होती है तो यहाँ पर हल्का सा इधर ऐसे टच करके जाता है हरियाणा। ऊपर हिमाचल है, नीचे हरियाणा है, और नीचे कौन है? यूपी है। लेकिन आप लोगों को हरियाणा उत्तराखंड से नहीं लगा है, ठीक है ना? पड़ोसी तो है लेकिन लगा हुआ नहीं है। तो देहरादून के जो निकट क्या है, स्टेट हैं, राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं? 2 हैं ना। निकट पूछ रहा, सीमा नहीं पूछ रहा। अभी सीमा पूछेगा तो 2 हैं। सीमा रेखा तो किसकी मिल रही है? एक हिमाचल की और एक यूपी की। लेकिन पड़ोसी राज्य पूछ रहा तो हरियाणा भी है। पड़ोसी राज्य पूछ रहा है तो कौन है आपका? हरियाणा भी है। तो हिमाचल और यूपी की सीमा लगी है। सीमा को अलग करने का काम कौन सी नदी कर रही है? यमुना नदी। क्योंकि यमुना की सहायक नदी है आसन, जिस पर आसन बैराज बना और यमुना यहाँ से राज्य से बाहर हो जाती है। बाहर होने को हमने ऐसे याद रखा कि भाई बाहर होगी तो ढौलीपुर है ना, अब ढल जाएगी तो ढालीपुर, ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ढलेगी तो ढालीपुर है। दूसरी नदी यहाँ आती है उत्तरकाशी से। हमने एक और नदी दिखाया था, क्योंकि उत्तरकाशी में हमने ये कहा था कि उत्तरकाशी से इधर चमोली लगा है ना, चमोली के नीचे रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी, और टिहरी के बाद नीचे देहरादून था ना। नीचे कौन था? देहरादून था। तो ये जो आप लोगों का देखो, ये कौन है आपका? देहरादून है। अब देहरादून से जो लगे हुए हैं यहीं से चलते हैं, क्योंकि देहरादून का जो टिहरी है, ऋषिकेश आप लोग जानते हैं ना। अब ऋषिकेश में क्या है आपका? पौड़ी में भी है कुछ ऋषिकेश का भाग, कुछ आपका टिहरी में भी है, और कुछ आपका देहरादून में भी है। यानी कि ऋषिकेश प्रॉपर रूप से देखते हैं तो 3 जिलों में विभक्त है, क्योंकि वहाँ गंगा नदी जो आती है, गंगा नदी ने अलग करती है। मेनली बात आती है गंगा की। देखो यहाँ से भागीरथी के नाम से एक नदी और निकलती है ना, और भागीरथी को देवप्रयाग में जाके क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं, ठीक है ना। तो इधर अगर हम देख रहे हैं तो ये अलग करने वाली कौन है? क्योंकि भागीरथी नदी यहाँ से निकलती, कहाँ से? उत्तरकाशी से निकलने के बाद टिहरी जाएगी। अब टिहरी के बाद फिर अभी जैसे हमने कहा था कि भाई ऋषिकेश जैसे आएंगे तो ऋषिकेश में इधर कौन होगा? इधर तो टिहरी रहेगा, और इधर कौन है? पौड़ी है, और नीचे कौन है? हरिद्वार में एंटर करेगी। तो राज्य में जो अलग करने वाली देखना, अब इसका ये जो छोर है, ये वाला हम दिखा रहे हैं, तो इधर वाला छोर किसका है? गंगा का है ना। देखना, ये वाला छोर किसका है? गंगा का। इधर वाला छोर किसका है? यमुना का। तो अगर हम ये देखते हैं, देखो दोनों साइड में इसकी नदियां हैं, जिसका इधर कौन है? गंगा है। तो ये दिशा कौन सी होगी? हाँ, ये दिशा कौन होगी? पूरब। तो पूरब में गंगा नदी बह रही है, और पश्चिम में, ठीक है ना, यमुना। क्योंकि पूरब के बाद पश्चिम है, तो पश्चिम में जो अलग करने वाली नदी वो यमुना है, और इधर कौन बह रही है? पूरब में गंगा है। क्योंकि यहाँ से ये पूछ सकता है कि जो देहरादून है, देहरादून की प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदी आती है। तो देखना, यहाँ हमने कहा कि भाई गंगा है। अब गंगा और यमुना 2 नदी तो ये होगी, मुख्य नदी है गंगा और यमुना। हालांकि यमुना की सहायक नदी टोंस, हमने कहा था कि कालसी कहाँ पर है आपका? टोंस नदी के संगम पर। टोंस और यमुना नदी के संगम पर कौन है? कालसी है। उसके बाद रिखनाड़ और यमुना नदी के संगम पर लाखामंडल है, ठीक है ना। आसन नदी यहाँ आएगी। हालांकि रिस्पना देहरादून को बीच से विभक्त करती है, 2 भागों में बांटती है, और रिस्पना की सहायक नदी सिसवा है, ठीक है ना। अभी खैर नदियों पर चलेंगे, तो पहले हम जहाँ चल रहे थे कि जो आकृति है, सबसे पहले आप लोगों से पूछा जाता है कि इससे जो देहरादून है उससे लगे हुए जनपदों की संख्या कितनी है। अभी आप ऊपर से चल रहे थे ना, तो यहाँ कौन है? टिहरी। ऐसे याद रख लो, ऊपर कौन है? टिहरी है। अब देखो, जैसे टिहरी है तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं तो इसके बाद कौन आएगा? हरिद्वार तो नीचे है। हरिद्वार कौन है? हरिद्वार नीचे है ना। अभी इधर कौन है? पौड़ी है ना। इधर कौन है आपका? पौड़ी है। और पौड़ी के ऊपर यहाँ उत्तरकाशी तो पहले ही था ना। अभी देखना, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, और आपका कौन है? हरिद्वार है। इधर कौन होगा आपका? हरिद्वार है। तो डिस्ट्रिक्ट कितने लगे हैं? 4। अभी राज्य समझ आ गया। अभी ये जो आकृति हम आप लोगों को दिखा रही है कैसी है? शादी ब्याह में जैसे रसगुल्ले खाए हुए ना, उसे क्या कहते हैं? दोना कहते हैं ना। तो आप ऐसे याद रख लो कि जो आकृति है वो कैसी है? दोने के आकार की। दोना कह लो या डोना कह लो, दोना कह लो या
डोना कह लो, क्योंकि दोने से याद रखेंगे। इसका एक और नाम था, नाम क्या है? द्रोण घाटी भी कहते हैं ना। देखो कहने का मतलब है द्रोण घाटी, घाटी का मतलब होता है, हमने पहले बताया घाटी कौन है? दून है। घाटी कौन है? दून है। तो आकृति कैसी है? दोने के जैसी है। तो दोने के जैसी आकृति है, तो इसलिए हमसे कहते हैं कि इस क्षेत्र को दोन घाटी भी कहा जाता था। दोन से शब्द बनेगा द्रोण घाटी। अब देखो वैसे तो यहाँ द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी, ठीक है ना, वैसे यहाँ द्रोणाचार्य ने क्या की थी? तपस्या। लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि देहरादून की आकृति मतलब दोने के आकार की है। अब दोने के आकार की होगी तो दोण, आप दोण ऐसे याद लो, दोण से बनेगा द्रोण, और द्रोण द्रोणाचार्य हुए ना, तो द्रोणाचार्य की तपभूमि भी कौन है? देहरादून है। क्योंकि ये पूछ लेता है, जैसे आप लोग पढ़ रहे थे तपोवन टिहरी का है, तपोवन चमोली का है, तो तपोवन देखना तपभूमि तो ये भी है ना। अभी देहरादून को भी तपभूमि कहा जाता है, लेकिन किसकी? द्रोणाचार्य की। अब द्रोणाचार्य की तपभूमि है, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं, इसे द्रोण नगर भी कहते हैं, या द्रोण घाटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा नाम एक और है, इसका नाम है पृथ्वीपुर भी कहते हैं। तो अगर देहरादून के नामों को देख रहे हैं तो देहरादून के नाम में सबसे पहले देहरादून तो है। अब देहरादून के बाद द्रोण घाटी होगी। हमने ऐसे याद रखा कि द्रोण घाटी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि दोने के आकार की हैं, तो इसलिए हमसे द्रोण घाटी भी कहते हैं। उसके बाद या आप ये कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा यहाँ तपस्या की गई थी, जिसके कारण इनसे द्रोण घाटी कहा जाता है। लेकिन लिखने को आप लोगों को नहीं आएगा, आप लोगों को आएगा ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में क्या लगाते हैं भाई? द्रोण घाटी किसका नाम है, द्रोण नगर किसे कहा जाता था, तो कौन है आपका? देहरादून है। खाली समझने के लिए हमने आकृति देखी कि इस आकृति को आप दोने की आकृति बता सकते हैं, जिसके आधार पर हमसे। अब घाटी नगर है ना, अब देखो यहाँ पहली कंडीशन आती है कि ये क्या है आप लोगों का? घाटी नगर है। हालांकि इसका प्राचीन नाम क्या था? क्योंकि वहाँ ये पूछता है कि सबसे प्राचीन नाम क्या है, तो पृथ्वीपुर था, ठीक है ना। इसका नाम क्या है प्राचीन? वो क्या होगा आपका फिर? पृथ्वीपुर होगा। हाँ, प्राचीन नाम में आएगा पृथ्वीपुर। अभी द्रोण, हमने कहा द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने के कारण इसे द्रोण घाटी कहा गया। गुरु राम राय द्वारा डेरा डालने के कारण इसे क्या कहा गया? देहरादून। अभी देहरादून से लगे हुए जनपदों की संख्या 4। कौन कौन से हैं? देखो सबसे ऊपर उत्तरकाशी तो लग रहा था, उत्तरकाशी के बाद टिहरी, टिहरी के बाद पौड़ी, पौड़ी के बाद हरिद्वार, या आप ऋषिकेश को टारगेट कर लें। अब ऋषिकेश में हमने कहा ना एक राम झूला है और लक्ष्मण झूला है, ठीक है ना। या हम ये करें कि जो गंगा नदी आती है, मुनि की रेती आप लोगों ने पढ़ा होगा, मुनि की रेती टिहरी का है, लेकिन जुड़ता किससे है? ऋषिकेश से। इधर आप लोगों को आता नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है वो कौन से जनपद में है? तो पौड़ी में है। लेकिन नीलकंठ जैसे जाते हैं तो सबसे पहले क्या ऋषिकेश से होकर जाते हैं ना, तो वो आता है आपका यमकेश्वर ब्लॉक। तो यमकेश्वर ब्लॉक लगा हुआ है किससे आप लोगों का? फिर आपका, ठीक है ना, ऋषिकेश से। तो ऋषिकेश का मतलब है देहरादून। तो हमें यहीं से पता लग गया कि यहाँ कौन है? टिहरी, पौड़ी, ऊपर तो उत्तरकाशी है ही था भाई। मैप में अगर यहाँ देख रहे थे ऊपर कौन है? उत्तरकाशी, नीचे हिमाचल है, तो दोनों तो लगे हुए हैं ही। नीचे लटका हुआ कौन है? हरिद्वार। नीचे कौन लटका हुआ? हरिद्वार। तो कितने जनपद लगे हैं? 4। अभी यहाँ की बात कर रहे थे ना, हिमाचल लगा है ना। अब हिमाचल का देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ याद रख रहे थे कि भाई इधर उठा हुआ है ना, क्योंकि पिथौरागढ़ को मैप में उठा हुआ दिखाया जाता है, तो पिथौरागढ़ को उठा जयंती कहते हैं ना। अब यहाँ पर जो है आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हिमाचल है, इस हिमाचल को अगर हम ये कहें कि यहाँ पर देखना देहरादून का सिर उठा हुआ सा दिख रहा है, यहाँ भी ये सिर कह सकते हैं, ये सिर है ना ऊपर। भाई नीचे जाएंगे तो ऊपर वाला सिर मान लेते हैं कि सिर है, तो आप ऐसे मान लो कि देहरादून का सिर है, और सिर है तो यहाँ पर एक किला था जिसका नाम था सिरमौर, ठीक है ना। अभी आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है सिरमौर का किला कहाँ स्थित है? हिमाचल का, हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है अभी सिरमौर। अभी देखो सिरमौर हम ऐसे याद रख रहे हैं, राज्य की राजधानी देहरादून। भाई राज्य की राजधानी देहरादून है, लेकिन अस्थाई है, अस्थाई नहीं है। अस्थाई है गैरसैंण। गैरसैंण में भी भ्रांडी सैंण, ठीक है ना। गैरसैंण में भी क्या है? भ्रांडी सैंण चमोली की है, या गैरसैंण कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि अगर अस्थाई राजधानी की बात करेंगे तो कौन है? देहरादून। अभी अगर किसी राज्य को जीतना हो, मतलब फतेह करना कहते हैं ना, फतेह करना, फतेह मतलब जीतना होता है। तो जीतना हो तो क्या करोगे? राजधानी पे विजय करोगे। तो आप ऐसे याद रख लो कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर देहरादून को जीतना चाह रहा होगा तो सबसे पहले फतेह करेगा ना। तो यहाँ का इतिहास शुरू होता है फतेह शाह से। अभी क्या करना है? फतेह करना है ना। अब फतेह का मतलब है
कि देखो जैसे हम गढ़वाल को पढ़ रहे थे, गढ़वाल में परमार राजवंश चला है। तो गढ़वाल में जो परमार राजवंश चला है, तो परमार राजवंश का एक राजा था जिसका नाम था फतेह शाह। आप ऐसे याद रख लो कि सबसे पहले कौन आया? फतेह शाह। देहरादून का इतिहास जब शुरू होता है तो हम सबसे पहले चलते हैं, देखो नाम आएगा बाद में, पहले हम फतेह शाह से चलते हैं। तो ये टिहरी रियासत के अधीन हुआ करता था। हालांकि अशोककालीन शिलालेख मिलने के कारण, कालसी से अशोककालीन जो शिलालेख मिले हैं, तो उससे हम ये भी कहते हैं कि ये क्षेत्र किसका है? मौर्य के अधीन था। रानी ऐश्वर्या के शिलालेख मिले हैं। अब रानी ऐश्वर्या को किसकी पत्नी दिखाया गया है? चंद्रगुप्त की। अब चंद्रगुप्त है तो गुप्तों के अधीन भी दिखाया गया है। देखो मौर्यों के अधीन है, गुप्तों के अधीन दिखाया गया है, लेकिन वो शिलालेख के अनुसार है। क्या कह रहा था रवि? नहीं, दोनों एक ही हैं। पंवार कह लो, परमार कह लो, शाह कह लो, तीनों शब्द एक ही हैं, एक ही शासन है। ठीक है ना? तो आप लोग ये याद रखें कि देखो यहाँ आप ऐसे याद रख रहे हैं कि अभी ये जो सिरमौर है ये किला था। अब सिरमौर का किला देहरादून और किसके बीच है? हिमाचल। अभी हमने याद रखा कि देहरादून का जो सिर है वो क्या है? ऊपर है। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? सिरमौर का किला। अब सबसे पहले हमने कहा भाई फतेह करेंगे, तो फतेह करने के लिए व्यक्ति कहाँ जाएगा? जहाँ किला होगा। ठीक है ना? अभी देहरादून में कोई किला है नहीं, और ये अधीन किसके चल रहा है? किसके? टिहरी रियासत के। तो सबसे पहला फतेह शाह ने आक्रमण किया था सिरमौर के किले पर, क्योंकि फतेह शाह का अगर शासनकाल आप लोगों से पूछता, फतेह शाह का शासनकाल कितना है? कोई बताएगा? फतेह शाह का शासनकाल 1655 से 1715। देखो जो फतेह शाह थे ये क्या थे? 1655 से 1715 तक इनका क्या रहता है? शासनकाल रहता है। अभी हालांकि आप लोगों ने रानी कर्णावती का नाम सुना होगा, नागकटी रानी कहा जाता है। ठीक है ना? अब नागकटी रानी किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की। अभी पृथ्वीपति शाह, अभी अगर हम बात करते हैं जो नवाजत खां था, नवाजत खां ने तो आक्रमण किया था ना उत्तराखंड पर। कब किया था? शाहजहां का सेनापति था नवाजत खां। उसने कितना? 1636। देखो 1636 में नवाजत खां, आप ऐसे आ रख सकते हैं, क्या है? नवाजत खां है ना? अभी खाली याद रखो नवाजत खां। नवाज से नवाज याद रख सकते हैं। अब नवाज अदा करने के लिए काम होता है 36। ठीक है ना भाई? ये तो कहते हैं नवाज अदा होगी तो काम 36 हो गया, काम सही हो जाएगा ना? तो ऐसे आ रहा है, नवाजत खां ने देहरादून पर आक्रमण किया है, तो कितना है? 1636। अब नवाजत खां कौन था? शाहजहां का सेनापति। अब शाहजहां कौन से वंश से संबंधित था? मुगल। शाहजहां किससे था? मुगल से था। देखो डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि मुगल सेनापति कौन था? नवाजत खां था। भेजा किसने था? शाहजहां ने भेजा। लेकिन इत्तेफाक से यहाँ गढ़वाल की जो संरक्षिका थी इस समय कर्णावती थी। और जब आप कर्णावती को यहाँ दिखा रहे कितना? 1655। और आप लोगों ने क्या कहा था? किसकी संरक्षिका बता रहे थे? पृथ्वीपति शाह की। ठीक है, इसके बाद वो आएंगे। तो यहाँ हम ये कह रहे कि देखो 1655 से चल रहा है ना। अभी यहाँ आप ऐसे आ रख सकते हैं कि जब नवाजत खां सबसे पहले इतिहास शुरू, हमने फतेह शाह से चल रहे हैं, अभी वैसे चलेंगे फतेह शाह से, लेकिन इससे पहले भी अगर देहरादून क्षेत्र पर ये पूछा जाता आक्रमण हुआ है तो किसका हुआ है? 1636 में नवाजत खां का हुआ है। आप ऐसे आ रख सकते हैं भाई, जैसे नवाज अदा करते हैं तो काम हो जाता है 36, तो 1636 में नवाजत खां आक्रमण करता है। लेकिन गढ़वाल की जो संरक्षिका है वो कौन है? कर्णावती। अब कर्णावती इनके सैनिकों को बंदी बनाती है और उनके नाक कटवा देती है, इसीलिए उसे नाक काटने वाली रानी कहा जाता था। लेकिन इतिहास में लिखा था नाक कटी रानी। नाक थोड़े कटा था उसका, नाक काटने वाली रानी थी। अब किसके नाक कटाए थे? मुगल सेना के। ठीक है ना? हालांकि नवाजत खां यहाँ से भाग गया था और इसने जाके दिल्ली में फिर फांसी ले ली थी। ठीक है ना? लेकिन कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं कि मुगल सेना। अभी यहाँ जो अधिपत्य चल रहा है वो मुगलों का था। डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं दिल्ली में सरकार थी मुगलों की, या दिल्ली सतलन में जो शासन हो रहा था वो किसका हो रहा था? मुगलों का हो रहा था। गढ़वाल में कौन है? अभी इससे पहले कर्णावती थी, नागकटी रानी कह रहे जिसे। अब कर्णावती के बाद जो दिखाया गया है देहरादून में जो इतिहास आता है वो आता है फतेह शाह का। अब फतेह शाह ने जैसे आक्रमण किया किस पर? सिरमौर के किले पर। अभी जो गुरु
गोविंद सिंह हैं, सिखों के कौन से गुरु हैं? 10वें। देखो यहाँ पर एक आपने मेदिनी शाह हुए ना, मेदिनी शाह कौन थे? मेदिनी यानी कि शाह परमार राजवंश के थे ना। लेकिन यहाँ पर जब सिरमौर का किले का आक्रमण हुआ, सिरमौर पर सबसे पहली चढ़ाई कौन कर रहा? फतेह शाह। याद रखने को ऐसे याद रख सकते हैं कि सबसे पहले फतेह करनी है ना, तो फतेह का मतलब है भाई सिर जीत लो, फतेह हो जाएगी। भाई किसी का भी अगर सिर काट के लिया या सिर जीत लिया तो क्या होगा? फतेह होगी। तो सिरमौर के किले पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण जब ये किया था तो यहाँ एक युद्ध हुआ था। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था मेदिनी प्रकाश। देखो नाम क्या है? मेदिनी प्रकाश। अभी एक मेदिनी शाह आएगा और ये कौन है? मेदिनी प्रकाश है। तो सिरमौर का जो शासक है वो कौन है? मेदिनी प्रकाश है। अब मेदिनी प्रकाश का जो साथ दिया था वो गुरु गोविंद सिंह ने दिया हुआ है। अभी यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के जो बीच युद्ध हुआ था, क्योंकि इसके बाद एक युद्ध होगा। देखो पहली कंडीशन आती है कि फतेह शाह ने सबसे पहला आक्रमण किस पर किया? हालांकि हिस्ट्री चल रही थी तो सिरमौर के किले पर। अब सिरमौर के किले पर जैसे आक्रमण किया तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह को क्या किया गया था? मेदिनी शाह का, मेदिनी प्रकाश का इसने क्या किया था? साथ दिया था। अब जैसे मेदिनी प्रकाश का साथ दिया तो गुरु गोविंद सिंह के साथ में इनका एक युद्ध हुआ था, ठीक है ना, 1668 में। हालांकि 1668 अभी 36 चल रहा था ना, तो 1600 किसके साथ में? फतेह शाह और आपका गुरु गोविंद सिंह। अब जैसे युद्ध हुआ, यानी कि पहले ही दूसरे का युद्ध में साथ दिया हुआ अपोजिट, तो राजा क्या हो जाएगा? खिलाफ हो जाएगा ना। अब हालांकि यहाँ आप लोगों को दिखाए गए हैं कि जो देहरादून है, देहरादून का जो स्थापना हुई थी वो गुरु राम राय द्वारा डेरा डालने के कारण हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ दूसरा प्रश्न ये बनता है कि जो गुरु राम राय है, अभी देखो वो यहाँ के तो है नहीं थे, क्योंकि जो सिख संप्रदाय है वो पंजाब में चलता है। अभी आप लोग ये याद रख सकते हैं सिख संप्रदाय अभी भी पंजाब में चलता है। पंजाबी कहते हैं ना आप लोग, तो पंजाबी मतलब सरदार। अब सरदार मतलब सिख, तो सिख संप्रदाय कहाँ चल रहा है? पंजाब। तो पंजाब के गुरु राम राय आए यहाँ। अब ऐसा तो होगा नहीं कि भाई डायरेक्टली, राजा तो पहले ही विद्रोह में चल रहा था। अब राजा के साथ में पहले ही क्या है? विवाद चल रहा है सिखों का। तो राजा इन्हें ज़मीन क्यों देगा? कहने का मतलब ये कि देहरादून बसाया तो किसने? गुरु राम राय ने। लेकिन यहाँ ये पूछा जाता है ज़मीन किसने दी थी? अब फतेह शाह अभी वही चल रहे, फतेह शाह क्या करेगा? दान देगा किसे? गुरु राम राय को। लेकिन इससे पहले ये भी ध्यान रखना है कि 1668 में एक युद्ध हुआ है, किस किस के बीच है? फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। वैसे तारीख नहीं आएगी, नहीं तो 18 सितंबर थी। 18 सितंबर 1668 में गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच में एक युद्ध हुआ था, जिससे बीच के जो आपसी संबंध है वो क्या हो गए थे? खराब हो गए थे। अब क्योंकि आप लोगों ने अभी जो किताब मैंने कहा था पढ़ने के लिए, आप एक बार पढ़ोगे तो आप लोगों ने देहरादून को पढ़ा होगा कि 1699 में, 1600 कितने? 99 में गुरु राम राय द्वारा डेरा डालने के कारण क्या हुआ? देहरादून की स्थापना, ठीक है ना। अभी इससे पहले अगर हम चल रहे हैं तो 1668 इससे पहले है, 1636 इससे पहले है। 1636 में यहाँ मुग़ल, हम जैसे कि पढ़ रहे थे, मुग़ल सेनापति नवाज़त खान ने क्या किया है? आक्रमण किया है। अब 1668 में दूसरा युद्ध है, गुरु गोविंद सिंह के साथ है। अब इसके बाद आता है 1699, लेकिन 1699 से ही पहले यहाँ हम थोड़ी सी देर के लिए फतेह शाह को पढ़ेंगे। अब जो फतेह शाह ने क्या किया था? गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे, ठीक है ना। अब कंडीशन ये आती है किसके कहने पर दिए थे? औरंगजेब के, क्योंकि इनके बीच में आपसी मतभेद था। अब आपसी मतभेद को सुलझाने के लिए फिर यहाँ क्या होता है कि औरंगजेब कहता है, क्योंकि मुग़ल सेना अभी भी, देखो मुग़ल सेना या हम ये कह सकते हैं मुग़लों का परमार शासकों से संबंध रहा है, तो औरंगजेब के कहने पर इसने क्या किया था? 3 गांव दान दिए थे, किसको? गुरु राम राय को। अभी 3 गांव में कौन कौन आते हैं? सबसे पहले आप ऐसे आ रख लो, देखो 3 गांव है ना। अब 3 गांव में आप लोगों ने ऐसे आ रखा, सबसे पहले राजा से ले रहे हैं ना, तो सबसे पहले राजा से ले रहे हैं तो राजपुर है। और राजपुर को अब से पहले ये दिखाया जाता था, राजपुर में सबसे अधिक बारिश भी होती थी, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ ये याद रख रहे हैं कि सबसे पहले फतेह, तो हमने ऐसे आ रखा भाई पहले राजधानी में फतेह करते हैं। तो देहरादून सबसे पहले किसके अधीन था? तो फतेह शाह से इतिहास मिल रहा है।
अब फतेह शाह ने 3 गांव दान दे रहा है किसी गुरु राम राय को, और गुरु राम राय को जब 3 गांव दान देगा, सबसे पहले उसमें आप याद रखोगे वे राजा ने दिए थे ना, तो राजपुर दिया है। अब राजपुर सबसे पहले देखो 3 गांव ऐसे आएंगे कि 3 गांव जो दान दिए हैं सबसे पहले आपका कौन है, राजपुर है। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट में पढ़ा होगा खुड़बड़ा, सभी ने पढ़ा होगा खुड़बड़ा का युद्ध। तो दूसरा क्या है, खुड़बड़ा है। नंबर 2 क्या है आपका, खुड़बड़ा है। और खुड़बड़ा के बाद नंबर 3 चामसारी है। तो ये 3 गांव क्या किए थे, दान दिए थे किसको, आपके गुरु राम राय को। लेकिन अभी बात यही ख़त्म हुई नहीं, क्योंकि कारण ये रहता है कि देखो अभी तक जो सिखों का देहरादून में गुरुद्वारा है ना, मुग़ल शैली से बना है। क्योंकि ये भी पूछ लेता है कि जो सिखों का देहरादून में गुरुद्वारा है वो किस शैली से बना है, तो मुग़ल शैली से बना है। क्योंकि मुग़ल में हम चल रहे हैं ना भाई, औरंगजेब कौन था, मुग़ल था ना। औरंगजेब के कहने पर 3 क्षेत्र मिले हैं, राजपुर, खुड़बड़ा और चामसारी। देने वाले हैं कौन, फतेह शाह। देने वाले कौन हैं, फतेह शाह हैं। अब फतेह शाह के बाद आते थे, नाम क्या है, कोई बताएगा, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह या प्रदीप शाह लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। तो फतेह शाह के बाद प्रदीप शाह आए। अब उन्होंने 4 गांव दान दिए। अभी 3 गांव पहले दिए किसने, फतेह शाह ने। अब 4 गांव कौन दे रहा है, प्रदीप शाह। अब 4 गांव में पहला गांव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ एक आता है, 4 गांव आते हैं। अब फतेह के बाद प्रदीप आया, तो सबसे पहले आपका धामा वाला। सबसे पहला कौन है आपका, धामा वाला, जिसे आप धाम वाला के नाम से जानते हैं। तो धामा वाला सबसे पहला था। उसके बाद है आपका मिट्टू वाला। नंबर 2 है आपका मिट्टू वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आपका पंडित बाड़ी है, पंडित बाड़ी है। पंडित बाड़ी के बाद आपका धार्त वाला है, हाँ धर्त वाला है, धर्त वाला। अब ये 4 गांव किसने दे दिए अब, तो यहाँ कौन है आपका, प्रदीप शाह। देखो कहने का मतलब ये हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आप लोगों ने कहा डेरा डालने के कारण देहरादून का नाम देहरादून पड़ा। लिखा हुआ प्रदीप शाह ने, गुरु राम राय चल रहा है, अभी राम राय चल रहा है। तो पहले गुरु राम राय को 3 गांव मिले, राजपुर, खुड़बड़ा और चामसारी। अभी 4 गांव और मिल गए, धाम वाला, मिट्टू वाला और पंडित बाड़ी और एक आपका धरत वाला। यहाँ कंडीशन ये आती है कि जो सिखों का गुरुद्वारा है वो निम्न में से किस स्थान पर है, धामा वाला में। तो सिखों का जो गुरुद्वारा है वो कहाँ है आपका, धामा वाला का है। तो इसीलिए धामा वाला इम्पोर्टेंट था। और धामा वाला दान किसने किया था, प्रदीप शाह ने। क्योंकि अभी तक इन्होंने 3 गांव किसने दान किए थे, फतेह शाह ने। सबसे पहले फतेह है भाई, फतेह करने के लिए हमने याद रखा सबसे पहले कौन है, फतेह शाह है। अभी कौन आ गया, प्रदीप शाह। प्रदीप शाह ने क्या किया, धाम वाला, मिट्टू वाला, पंडित बाड़ी और धरत वाला, ये क्या किए थे, दान किए थे किसे, गुरु राम राय को। अब यहाँ एक गुरुद्वारे का निर्माण हो रहा है धाम वाला में, जो मुग़ल शैली से बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें आप ऐसे भी आ सकते हैं, धाम वाला में एक क्या है, गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे की जो शैली है निर्माण की, क्योंकि स्थापत्य कला कहते हैं, भवन निर्माण को क्या कहते हैं, स्थापत्य कला। तो इसकी जो स्थापत्य कला है वो कैसी है आप लोगों की, मुग़ल शैली, ठीक है ना। अभी इसके बाद देखो शासनकाल हमने यहाँ फतेह शाह का पढ़ा था 1655 से 1715। इसके बाद आ गया कौन है, प्रदीप शाह। हालांकि प्रदीप शाह को इतना अगर याद नहीं रखते, फिर हमारे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ के युद्ध रहते हैं। जैसे देहरादून पर आक्रमण करने वाले कौन थे, तो सबसे पहले यहाँ फिर 1770 में रोहिलों का आक्रमण हुआ था। देखो आक्रमण एक आएगा, और 1770 में कौन है आपका, रोहिलों का आक्रमण है देहरादून क्षेत्र पर। अभी सबसे लास्ट में जो इम्पोर्टेंट यहाँ बचा था, क्योंकि इसके बाद भी 1785 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुलाम कादिर। गुलाम कादिर ने यहाँ पर आक्रमण किया था, कितना, 1785। चलो इसे लेके चलेंगे। तो यहाँ एक तो 1770 रोहिले आ गए। देखो 1770 में रोहिलों ने आक्रमण किया, क्योंकि ये पूछ सकता है कि देहरादून पर आक्रमण करने वाले रोहिला कौन थे, कोई बताएगा रोहिला का नाम, नजीबुद्दौला, इनका नाम था नजीबुद्दौला। अगर रोहिला का नाम याद रखते हैं तो रोहिला कौन था यहाँ,
नजीब-उद-दौला थे। अब नजीब-उद-दौला कौन थे? यहाँ रोहिलों के आक्रमण करने वाले थे। इसके बाद 1785 आता है। अब 1785 में जो आक्रमण हुआ था वो किसका हुआ था? गुलाम कादिर ने देहरादून पर आक्रमण किया। लेकिन गुलाम कादिर ने, जैसे सिकंदर आया था ना, जीता हुआ साम्राज्य सेल्यूकस निकेटर को दे के चला गया था, तो ऐसे ही यहाँ गुलाम कादिर ने जो आक्रमण किया, जो जीता हुआ क्षेत्र था, वो इसका यहाँ गवर्नर नियुक्त करके गया उमेद सिंह थे। नाम क्या आएगा? उमेद सिंह। अब उमेद सिंह यहाँ कौन था? गुलाम कादिर था। देखो ऐसे पूछ सकता है, गुलाम कादिर ने 1785 में आक्रमण किया किस पर? देहरादून पर। अभी उमेद सिंह को क्या दे के गया? यहाँ गवर्नर नियुक्त करके ये यहाँ से चला गया। अब उमेद सिंह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी खुड़बड़ा का युद्ध आएगा। सबसे लास्ट का खुड़बड़ा का युद्ध कब का है? 1804। लड़ने वाले गोरखे और कौन था? प्रद्युमन शाह। अब प्रद्युमन शाह की पुत्री का विवाह हुआ था उमेद सिंह के साथ, ठीक है ना? तो इनके जो संबंध है वो यहाँ से चल रहे हैं। तो उमेद सिंह के साथ में क्या है? अब प्रद्युमन शाह की पुत्री का विवाह हुआ था। हालांकि लास्ट में 1804 में अगर देखते हैं, सबसे बड़ी घटना है देहरादून की खुड़बड़ा का युद्ध, जो हम खुड़बड़ा की बात कर रहे हैं। अब खुड़बड़ा अगर आप लोगों से पूछा जाता है किस नदी के तट पर है? अब जिले में जो नदी बह रही हैं, मुख्य तौर पर दो नदियां हैं। मुख्य तौर पर दो नदी हैं, एक गंगा है और एक यमुना है। और ये अब हम ही बात किसकी कर रहे हैं? जो आप लोगों का हिमाचल से लगा है ना, तो ये कौन होगा? हिमाचल की ओर बहने वाली नदी है यमुना। तो ये वाला क्षेत्र किसका है? यमुना का। हालांकि राजपुर अलग से हमने कहा ना कि जैसे देहरादून के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? रिस्पना, ठीक है ना? नदी क्या है? रिस्पना है। तो आप ऐसे रख सकते हैं कि 1804 में अब किसका है? खुड़बड़ा का युद्ध है। यहाँ गोरखों तथा प्रद्युमन शाह के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसमें प्रद्युमन शाह मारे जाते हैं। और मारने के बाद में, जैसे मर जाते हैं, तो उसके बाद में यहाँ गोरखों का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद में प्रद्युमन शाह का पुत्र आता है, नाम क्या है? सुदर्शन शाह। और सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गोरखों को भगाने में कामयाब हो जाता है। और 1815 में कौन आ जाते हैं? अंग्रेज आ जाते हैं। 1815 में कौन आ जाएंगे? अंग्रेज। तो देहरादून क्षेत्र किस किस के अधीन रहा? अब ऐसे बताना है। सबसे पहले अगर चलें, देखो अशोककालीन शिलालेख मौर्य हैं तो मौर्य भी हैं, ठीक है ना? रानी ऐश्वर्या है तो गुप्त भी है ना? अब इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, इधर देखना मुगल बादशाह आया है, मुगलों की शैली है तो मुगल भी आए हैं। इसके बाद रोहिले भी आए हैं। इसके बाद यहाँ गुलाम कादिर आया है, उमेद शाह आया है। और इधर कौन चल रहा है? परमार जुकेतू चल रहे हैं। तो अभी गोरखे आगे हैं। 1804 में गोरखे आगे। 1804 से 1815 तक गोरखे रहे। 15 में आगे कौन? अंग्रेज। अब 15 में कौन आगे? अंग्रेज। अब अंग्रेज जैसे जाएंगे तो इसे सहारनपुर में शिफ्ट कर देंगे। अंग्रेज जैसे आएंगे तो इसे क्या करेंगे? सहारनपुर कमिश्नरी के अधीन इसे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना? तो अब ये किस में चले जाएगा? सहारनपुर में। अब ये तो आता है इसके इतिहास की अगर बात करते हैं तो ये तो देहरादून का इतिहास है। नाम हम समझ गए कैसे पढ़े हैं, ठीक है ना? अभी ज़मीन कैसे दी है, किसने दी है, ये ज़रूर याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं इसकी भौगोलिक संरचना की। तो जो देहरादून है, देहरादून की जो भौगोलिक संरचना है, सबसे पहले हमें ये पता है कि जो हमारे यहाँ राज्य है वो हिमालय राज्य है ना? राज्य कैसा है? हिमालय राज्य। अब हिमालय राज्य का मतलब ये होता है कि हम हिमालय की तलहटी में बसे हैं। अभी हिमालय को भी अगर हम ये देखते हैं कि भाई इसे कितने भागों में बांटा गया है? 3। सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी, उसके बाद मध्य हिमालय और उसके बाद वृद्ध हिमालय है। या आप इस मैप को वो फिर से एक चकोर बनाएंगे और चकोर बना के ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि आयत बनाएंगे। तो सबसे नीचे शिवालिक श्रेणी, उसके ऊपर सबसे ऊपर वृद्ध हिमालय, बीच में कौन है? मध्य हिमालय। जबकि आप लोग जब पढ़ते हैं कि उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से 8 भागों में बांटा जाता है, उत्तराखंड को भौगोलिक दृष्टि से 8 भागों में बांटा जाता है, जिसमें तराई है, जोनसार बाबर क्षेत्र, 3 तो यही है ना? शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय और वृद्ध हिमालय, 3 ये हो गए। इसके बाद तराई है, तराई के बाद भाबर क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये चल रहा है ना? कहने का मतलब ये कि तराई और भाबर किस में आता है? तराई और भाबर आएगा शिवालिक श्रेणी में।
तो यहाँ हम ये याद रख सकते हैं कि जो देहरादून है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, ये आपका शिवालिक श्रेणी में स्थित है। अब जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी में ही पड़ता है आपका तराई भी है और भाबर भी है। तराई और भाबर क्षेत्र किस में पड़ता है आपका, दोनों के दोनों किस में, शिवालिक श्रेणी में। तो अगर देहरादून को देख रहे थे तो देहरादून का मतलब हमने कहा था कि भाई इस कोने पर देहरादून होता है ना, ये वाला क्या है, पूरा पूरा देहरादून है। अब देहरादून का ये कंडीशन भी आती है, देहरादून का कुछ हिस्सा मध्य हिमालय में भी पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए आप मंसूरी को याद रख सकते हैं। मंसूरी जो पड़ता है वो मध्य हिमालय में है। तो अगर ये पूछा जाता है कि जो देहरादून है वो किस हिमालय का हिस्सा है, तो शिवालिक श्रेणी तो है, लेकिन शिवालिक श्रेणी के ऊपर भी कौन है, जनपद की बात कर रहा हूँ। तो अगर जनपद की बात करूँगा तो वो मध्य हिमालय में भी है, लेकिन अगर प्रॉपर देहरादून की बात करते हैं, देहरादून नगर की बात करते हैं, तो वो केवल शिवालिक श्रेणी में ही है। ठीक है ना। अभी देहरादून नगर किस में होगा, केवल शिवालिक श्रेणी में होगा, लेकिन जनपद की अगर बात करेंगे तो मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी दोनों होगा। अब शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही तराई क्षेत्र भी है, भाबर क्षेत्र भी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र नीचे आएगा हरिद्वार में और इधर आएगा उधम सिंह नगर। ठीक है ना। हालांकि देहरादून का भी कुछ हिस्सा मैदान, हल्के मैदान में आता है, लेकिन पूरा मैदान नहीं है। जैसे राय वाला क्षेत्र हो गया, ऋषिकेश का कुछ क्षेत्र होगा, लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि मैदानी ना कहकर हम वो कहते हैं कि वो भाबर, सॉरी ये कौन सा, तराई वाला क्षेत्र है ना, क्योंकि जहाँ पर नदियाँ समतल में उतर रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, तराई का क्षेत्र कहते हैं। तो ये वाला क्षेत्र किसका है, तराई का। तो देहरादून को भौगोलिक संरचना के आधार पर कह सकते हैं शिवालिक श्रेणी में है। तराई तथा भाबर क्षेत्र इसी के अधीन आते हैं ना। अभी देहरादून नगर क्या है, केवल शिवालिक श्रेणी में है, लेकिन देहरादून जनपद शिवालिक श्रेणी तथा मध्य हिमालय। ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे थे, जो अगर देहरादून की, केवल देहरादून की बात करते हैं, तो देहरादून को हमने कहा था भाई दोने के आकार का है। अब दोना कैसा होता है, ऐसे हमने कहा था कि भाई ऐसे करके आप कुछ भी बना सकते हैं, दोने के आकार का क्या है, देहरादून है। अभी देहरादून में एंटर करने के लिए आप इधर से जाते हैं तो मोहंड पास पड़ता है, एक तिमरी पड़ता है, तिमली। तिमली कहाँ से एंटर होता है, तिमली मिर्ज़ापुर कहाँ का है, अब यूपी तो देखना कहाँ है, यूपी यहाँ का मिर्ज़ापुर नहीं, इलाहाबाद में यूपी है। देखो हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये वाला जो यूपी है ना, मिर्ज़ापुर वाला जो यूपी देख रहे हैं ना आप, तो एक तो हम मिर्ज़ापुर यूपी का, जहाँ से हम अपने समय का निर्धारण करते हैं, भारतीय समय का निर्धारण जहाँ से होता है वो इलाहाबाद के निकट पड़ता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग ऐसे याद रख रहे थे कि यहाँ हमने कहा कि इधर कौन है, सिरमौर का किला था ऊपर कौन है। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल का कौन सा जनपद देहरादून से लगा है, तो सिरमौर का जिला है ना। शिमला तो इससे लगा ऊपर, उत्तरकाशी, शिमला कल पढ़ रहे थे ना, तो उत्तरकाशी में शिमला पढ़ रहे थे ऊपर। ठीक है ना। यहाँ कौन है आपका, सिरमौर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो भौगोलिक संरचना में यही है कि लगे हुए जनपद हमारे हो गए। उसके बाद हमारा क्या हो गया, इधर से इसकी आकृति कैसी है, दोने के आकार की है। अब दोने के आकार की हमने यहाँ कहा था कि एक तो कौन है आपका तिमली दर्रा है, और एक कौन है, मोहंड पास है ना। अभी देखो मोहंड पास को या मोहंड दर्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि पास का नाम ही क्या है, दर्रा है। अभी इन दो दर्रों से जाएंगे, या मैं ये कहूँ कि पर्वत में एंटर करोगे, अगर बीच में पर्वतों के बीच में इस तरह का कोई सर्किल हो और एक जगह से घिरा हुआ हो, एक जगह से क्या हो, घिरा हो, तो आप ये कह सकते हैं कि तीनों ओर से घिरा हुआ है। देहरादून क्या है आपका, तीनों ओर से पर्वतों से घिरा है। हालांकि ये चारों ओर से घिरा है। जैसे इसमें मानसून प्रवेश करते हैं तो यहाँ इसलिए सबसे ज़्यादा पहले बारिश होती थी राजपुर में, हालांकि अभी बारिश होती है नरेंद्र नगर में। है दोनों के दोनों किसके हैं, आपके शिवालिक श्रेणी के ही हैं। ठीक है ना। तो देहरादून को आप ऐसे याद रख रहे हैं कि भाई देखो तीनों ओर से घिरा है। अब किससे घिरा है, पर्वतों से घिरा है, या फिर आप ये कह सकते हैं चारों ओर से घिरा है। तो चारों ओर का मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट भी आप याद रखें, क्योंकि आप लोगों से ये अगर पूछता है कि देहरादून एक घाटी नगर है या आपका पर्वतीय नगर है, तो ये क्या है, आपका घाटी नगर है। अब किसी भी पहाड़ की तलहटी में बसा होगा घाटी। अब पहाड़ की तलहटी में घाटी बसी होगी तो इसलिए कहते हैं शिवालिक श्रेणी के पाद में बसा है, क्योंकि हिमालय क्या पाद कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी पाद मतलब होते हैं पैर। तो देहरादून को अगर हम कहते हैं देहरादून शिवालिक श्रेणी के कहाँ बसा है, पाद में बसा है, यानी कि पैरों में बसा है। ठीक है ना। इसके बाद चलो अब देखो इसकी स्थिति में आप लोगों को ये याद रखना है, एक तो कंडीशन क्या है, हमने यहाँ का तापमान देखेंगे कैसा रहेगा,
शिवालिक श्रेणी के साथ में हमने कहा था सबसे अधिक तापमान शिवालिक श्रेणी। वैसे सबसे अधिक तापमान डिस्ट्रिक्ट अगर पूछता है तो उधम सिंह नगर है, लेकिन श्रेणी पूछता है तो शिवालिक। शिवालिक श्रेणी की विशेषता सबसे अधिक बारिश होना, सबसे अधिक तापमान का होना, सबसे अधिक पेड़ों का होना, क्योंकि वन आच्छादित है। जहाँ पर बारिश सबसे अधिक होगी वहाँ पर सदाबहार वन होंगे, वहाँ पर क्या होंगे आपके सदाबहार वन होंगे। ये कंडीशन चल रही है। तो जैसी जलवायु है तो इस जलवायु को क्या कहते हैं, उपोष्ण या उष्ण। देखो राज्य में उष्ण जलवायु नहीं चलती। उष्ण का मतलब है गर्म, और गर्म ना तो गर्म ना ठंडी, ऐसी जलवायु कहते हैं उपोष्ण जलवायु कहते हैं ना। तो यहाँ की जो जलवायु पूरी शिवालिक श्रेणी की जलवायु क्या होगी, उपोष्ण होगी। तो देहरादून की जलवायु कैसी है, उपोष्ण। तो देहरादून की जलवायु कैसी होगी आपकी, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु होगी। ठीक है ना।